जो एडोलेसेंट स्टेज होती है उस केस में हम लोगों को सबसे पहले चीज है कि एडोलेसेंट चाइल्ड दे आर पुशेस और पुश टूवर्ड्स द ड्रग्स। तो जब वो ड्रग्स की तरफ पुश होते हैं तो उस केस के अंदर हम लोगों को किस तरह से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज आता है कि ड्रग अब्यूज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग अनड्यू प्रेशर, और वो भी प्रेशर किसका बेटा, पीयर प्रेशर। अनड्यू का मतलब होता है, एक ड्यू प्रेशर होता है, एक अनड्यू प्रेशर होता है। ड्यू प्रेशर का मतलब हुआ कि भाई जो प्रेशर एक बच्चे को लेना चाहिए, प्रेशर लेना चाहिए का मतलब है कि भाई दूसरा बच्चा अगर पढ़ाई में कर रहा है तो हमें भी वो पढ़ाई कर लेनी चाहिए, वो एक नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन अनड्यू यानी कि अगर कोई कह दे, जैसे आप लोग 80%, 85%, 90% ला रहे हो और मम्मी के कि देख वो वाला कितना ज्यादा लाता है नंबर, तो वो अनड्यू प्रेशर हो जाता है, तो वो अवॉइड होना चाहिए, अनड्यू पीयर प्रेशर। सेकंड होता है दैट इज जो एडोलेसेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, एजुकेट एंड काउंसलिंग। तो एजुकेट किस विषय में करना चाहिए, दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बैड इफेक्ट्स और द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। अब एक्चुअली बेटा ये जो आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर है 12th क्लास में, ये चैप्टर और इसमें जो अल्कोहल और ड्रग अब्यूज है ये सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए ही है। तो हमें अब बायोलॉजी वाले बच्चे तो एजुकेटेड हो जाएंगे कि भाई हाँ ड्रग्स के ये हार्मफुल इफेक्ट है, इसलिए हमें ड्रग्स में, अल्कोहल में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का क्या, जो आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो बेटा उस तरह की ही यही सेम एजुकेशन उनको भी देनी चाहिए, उनके लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और उस काउंसलिंग में हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई ड्रग्स अगर कोई लेता है और आपको अगर प्रेशराइज भी करता है किसी भी तरीके से कि भाई आपको ड्रग्स लेनी चाहिए या ट्राई करके देखो, तो हमें उन्हें काउंसल करना चाहिए कि इस तरह का काम, एजुकेट करना चाहिए कि नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाते हैं और फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। जो हमने एडिक्शन, डिपेंडेंस और विड्रॉल सिम्टम ये 3 पढ़े हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है बेटा। तो इस तरह का हमें एडोलेसेंट बच्चों को एजुकेट करना चाहिए और काउंसल करना चाहिए, और उसके बजाय हमें चाइल्ड की एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए किस चीज में, या तो स्पोर्ट्स में हो जाए वो, ठीक है, रीडिंग में हो जाए, म्यूजिक में हो जाए, कोई भी चीज हो उसके अंदर उसको अपनी एनर्जी यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई बच्चा एनी हाउ स्टार्ट टेकिंग द ड्रग, तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, यानी पेरेंट्स या फिर साथ वाले उसे गाइड करें कि भाई दिस इज नॉट द राइट थिंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर कोई ड्रग अब्यूज में जाता है, अगर आपने किसी बच्चे को सिगरेट पीते हुए देख लिया अपनी क्लास के बच्चे को, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे समझाओ, या फिर आपका फर्ज बनता है कि आप टीचर को बताओ या उसके पेरेंट्स को बताओ, जिससे वो उसे समझाए कि भाई दिस इज नॉट द गुड थिंग। तो वो हो जाता है कि हमें, और ऐसे ही अगर बच्चे को लगता है कि मैं इस गलत चीज में पड़ गया और मुझे निकलना है, तो वो भी मदद ले सकता है किसकी बेटा, अपने पेरेंट्स की या अपने साथ वालों की, कि भाई हाउ आई कैन गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो जो उसको एंजाइटी या गिल्टी फील नहीं करवानी चाहिए हमें, अगर वो सही रास्ते पे जाए, जिसे हम कहते हैं ना शाम का भूला अगर सुबह घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, कि भाई अगर एक बार गलत रास्ते पे चले गए और फिर वापस से हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो उसको हमें मौका देना चाहिए। तो ये हो जाता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। नेक्स्ट आता है लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। डेंजर साइन क्या है बेटा, तो जो हमने पढ़े थे इसी चैप्टर में कि अगर एडोलिसेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं या एडोलिसेंट स्टेज के जो चिल्ड्रन होते हैं, उनमें अगर वो ड्रग ले रहे हैं तो व्हाट आर द वार्निंग साइन।
ऑफ टेकिंग द ड्रग, कि ड्रग लेने के क्या क्या वार्निंग साइन है। तो उसमें हमारे पास था कि अगर वो स्कूल से एब्सेंट हो जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, या फिर पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, डिप्रेशन, फैटीग, एपेटाइट, उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, या इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट हो जाती है, इरेगुलर फीडिंग हैबिट हो जाती है। तो ये सारे स्टेजेस हैं, वो कहलाते हैं डेंजर साइन। तो अगर ये सिम्टम्स हमें किसी भी बच्चे में दिखते हैं तो हमें उसको काउंसल करना चाहिए, यानी पेरेंट्स को या फिर टीचर को, ठीक है। तो जिससे कि काउंसलिंग हो और उस हिसाब से वो उसको हम क्योर कर सकें। और सबसे लास्ट जो आता है दैट इज द सीकिंग द हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, कि हमें किसकी मदद लेनी चाहिए बेटा, प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो हम कह दें कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट होते हैं। कई बच्चे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का मीनिंग बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसका डिफरेंस पता होता है बेटा। साइकोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रीट करता है। सॉरी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है बेटा? ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे अगर कई बार आप लोग देखते होंगे, मैं यूजुअली बच्चों को या तो कभी धमका देती हूँ, कभी किसी बच्चे को मैं प्यार से बात करती हूँ, तो वो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार करते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को, उसने इतना सा काम किया है, मैं उसको इतना मोटिवेट करूंगी तो नेचुरली वो आगे चल के इतना काम करके दिखाएगा। तो वो हो जाती है ह्यूमन साइकोलॉजी। अपन आप लोग देखते हो कि ह्यूमन साइकोलॉजी छोड़ो, एनिमल की भी यही साइकोलॉजी होती है। अगर आप किसी भी एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को कोई काम करने पर उसको रिवॉर्ड देते हो, रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कि वो मनी के फॉर्म में ही हो, एप्रिसिएशन भी हो। जैसे अगर किसी दिन आपने झाड़ू पोछा किया, मम्मी बाहर गई हुई थी, या डस्टिंग कर दी, मम्मी बाहर गई हुई थी, और बाहर से आते ही मम्मी को लगा भाई घर साफ सुथरा है और मम्मी कुछ नहीं बोली, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी और मम्मा ने तो कुछ भी नहीं बोला। और मम्मी घर में घुसते ही क्या, अरे वाह भाई ये तो आज तो बड़ा साफ साफ सा घर लग रहा है, तो मन में तो अपने तो लड्डू फूटने लग जाते हैं ना कि अरे वाह मम्मी ने हमको अप्रिशिएट किया। वो होता है रिवॉर्ड। ऐसे ही रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एप्रिशिएशन के फॉर्म में हो सकता है। मैं क्लास में जब बच्चा कोई अच्छे नंबर लाता है तो मैं क्लैपिंग क्यों करवाती हूँ बेटा? क्लैपिंग सिर्फ इसलिए करवाती हूँ जिससे उन्हें ये लगे कि भाई हाँ मुझे आगे भी यही काम करना है, और दूसरे बच्चों को ये लगे कि भाई हमें भी इतने नंबर लाने हैं कि हमें भी क्लैपिंग, हमारी भी क्लैपिंग हो। क्लैपिंग किस लिए करी जाती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के फॉर्म में। तो वही चीज होती है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रीट करता है। तो और साइकेट्रिस्ट जो होता है ना, वो जब हमारे को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम मुन्ना भाई एमबीबीएस की लैंग्वेज में कहो तो केमिकल लोचा, यानी जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में चला जाता है तो हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की हेल्प की जरूरत होती है, यानी कुछ मेडिसिन की भी जरूरत होती है। ये ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है बेटा, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपना डिप्रेशन खुद एक्सरसाइज करके ट्रीट कर रखा है। मैंने मेडिसिन भी ली थी, साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन भी ली थी बेटा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों के पास जाती थी, मेडिसिन भी ली थी, लेकिन उस मेडिसिन से मैं एक चलती फिरती यानी लिविंग डेड बॉडी बन गई थी बेटा, बाकी और कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने अपनी एक्सरसाइज करके, क्योंकि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, तो मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, और वो डोपामिन आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। और वो अगर कॉन्टिन्यूसली जब आप वर्क करते हो, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, पढ़ाई की नहीं, इसीलिए कहा जाता है बेटा, पहले जमाने में होता था कि पहले होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब और खेलोगे नहीं,
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के टाइम में ये कहा जाता है कि खेलना कूदना इज इक्वली इम्पोर्टेंट अदर देन स्टडीज। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लगातार पढ़ाई से वो हार्मोन नहीं रिलीज होता, आप मोनोटोनस हो जाते हो। तो ऐसे ही अगर कोई बंदा हमें लगता है कि ये ड्रग्स की तरफ जा रहा है तो उसको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, मतलब साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे उसको डी एडिक्शन करवाया जाए। और जब डी एडिक्शन करवाया जाएगा तो डी एडिक्शन बेटा ऐसे नहीं हो जाता, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रिहेबिटेट, दोबारा से उसको नॉर्मल जिंदगी जीने के लायक बनाया जाता है। क्योंकि एक बार अगर बंदा ड्रग अब्यूज में चला जाता है तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानता है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है। तो उसको वापस से ऑन द ट्रैक लाने के लिए उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है, वहां पे रख के और उसको ट्रीट किया जाता है, और ट्रीट करके उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है कि उसके अंदर विल पावर इंक्रीज हो सके और साथ में वो सोसाइटी में वापस से अपना पार्टिसिपेशन कर सके। तो वो हो जाता है बेटा रिहेबिलिटेशन सेंटर में। तो दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट, और इफ इट हैपन देन वी कैन कंट्रोल द ड्रग अब्यूज फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये बेटा आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड यूजुअली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ बेटा। एक तो सबसे मेन चीज है, आपको इसकी बैक एक्सरसाइज सारी करनी है, ठीक है बेटा। बैक एक्सरसाइज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूजुअली बोर्ड्स में भी आते हैं, एक क्वेश्चन 110% ओपियोइड, कैनाबिनॉइड या कोका एल्कलॉइड, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन क्या आता है, या तो नेम ऑफ द प्लांट सोर्स पूछा जाता है, या फिर नेम ऑफ द रिसेप्टर का नेम पूछा जाता है, या फिर जैसे सिंपली पूछ लिया कि स्मैक क्या है, व्हाट इज स्मैक, तो आप बोलोगे कि स्मैक इज द डाई एसिटाइल मॉर्फिन। स्मैक का केमिकल नेम क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है तो वो स्मैक बनती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट वो पूछ लेते हैं कैनाबिनॉइड्स कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आपको बताना है कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा, और वो उसके फ्लावर टॉप से, लीव से या रेजिन से मिल सकता है। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कि कोका एल्केलॉइड हमें किससे ऑब्टेन होती है, तो प्लांट का नाम है इराइथ्रोजाइलम कोका, और वो आपको कहाँ से मिलता है, तो इराइथ्रोजाइलम कोका जो है वो अमेरिका, साउथ अमेरिका का नेटिव प्लेस है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जिसको सर्जरी के बाद यूज किया जाता है, तो आंसर आएगा बेटा मॉर्फिन। कौन सी ड्रग है जिसको एनाल्जेसिक के तौर पे यूज किया जाता है, तो उसके अंदर आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि मॉर्फिन ही सिडेटिव और पेन किलर दोनों की तरह काम में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, एक कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चाहे तो कैंसर का ये आ जाए कि बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर में क्या डिफरेंस होता है, या कार्सिनोजन क्या होते हैं, या कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड पूछ लेते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी जहां पे इम्यूनिटी सेल प्रोवाइड कर रही है, तो सेल तो बेटा केवल फेगोसाइटिक एक्शन करके ही प्रोवाइड करेगी। तो फेगोसाइटिक मतलब कि खाके, तो उसके अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, और साथ में आते हैं आपके मैक्रोफेजेस। ये तीनों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक होता है बेटा ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब होता है फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसे कहा जाता है HMI,
ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये आइडेंटिफाई करती है बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन